Hello student, today we are starting the numerical of chapter number 3. तो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 3.1. क्वेश्चन ए, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन in a copper wire of this cross sectional area carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. Density of copper is given and the atomic mass of copper is also given. देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ. हमारे पास कॉपर का एक कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर. करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1.5 एम्पियर. वो जो कॉपर का कंडक्टर है उसकी वैलेंसी 1 है. वैलेंसी 1 है, इसका मतलब कि कॉपर के हर एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो यहाँ पर वैलेंसी 1 है. तो आप ऐसा समझो कि कॉपर के हर एक एटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है. डेंसिटी ऑफ कॉपर इज गिवन एंड द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, हमको क्या फाइंड करनी है? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट कॉपर वायर. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए. तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमको स्मॉल एन चाहिए. क्या चाहिए? स्मॉल एन. स्मॉल एन मतलब क्या? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पर आप देखो कि जो डेंसिटी है वो है 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉपर का पीस एज्यूम करते हैं जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है. ठीक है, तो उसका मास कितना होगा? 9 × 10⁻³ किलोग्राम जितना उसका मास होगा. ओके, तो अगर हमारे पास 9 × 10⁻³ किलोग्राम का कॉपर का पीस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब होगा. ये मैंने कैसे लिखा? इस डेंसिटी की वैल्यू के ऊपर से मैंने लिखा है. ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल एम मतलब एटॉमिक मास दिया है. एटॉमिक मास कितना है? 63.5 U. अब स्टूडेंट आप एक बात समझो, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 63.5 ग्राम पर मोल. तो 63.5 ग्राम पर मोल 63.5 × 10⁻³ किलोग्राम. 63.5 ग्राम पर मोल, तो 63.5 × 10⁻³ होगा. तो इतना कॉपर में कितना होता है? 1 मोल होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा? 63.5 ग्राम पर मोल. तो ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है ना. देखो यहाँ लिख के समझाता हूँ, फिर रब कर दूंगा. 63.5 ग्राम पर मोल. सो दिस इज 63.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 63.5 × 10⁻³ किलोग्राम कॉपर है तो उसका मतलब हमारे पास 1 मोल कॉपर है. और 1 मोल कॉपर में कितने एटम्स होते हैं? 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं. तो इतने किलोग्राम कॉपर में 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं और हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है. तो इसका मतलब ये हुआ 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हुए. तो देखो, अगर हमारे पास इतना कॉपर है, इतना किलोग्राम कॉपर है, तो हमारे पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो अगर हमारे पास इतना किलोग्राम कॉपर है तो फिर उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दैट वी कैलकुलेट. तो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ. अब देखो 63.5 × 10⁻³ किलोग्राम कॉपर मीन्स 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. 6 × 10⁻23 electrons
तो 9 इंटू 10³ किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो सपोज इसमें है n इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने इसको स्मॉल n क्यों एज्यूम किया? क्योंकि ये जो 9 इंटू 10³ किलोग्राम है उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो मुझे ये जो स्मॉल n मिलेगा वो स्मॉल n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब इज नोन एज नंबर डेंसिटी, राइट? तो ये इक्वेशन मुझे मिला। अब इसमें मैं स्मॉल n को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाता हूं। तो स्मॉल n इज इक्वल टू 9 इंटू 10³ इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 63.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। देखो स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें इस तरह से उन लोगों ने कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में नहीं लिखा है, डायरेक्टली ये लिख दिया है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट में अपियर करो या कोई एग्जाम में इस न्यूमेरिकल को अपियर करो तो आप एक फॉर्मूला याद रखना। कौन सा फॉर्मूला? देखो ये क्या है, 6 इंटू 10⁻23, इट इज एवोगैड्रो नंबर, तो इट इज Na। ये 9 इंटू 10⁻³ क्या है? 9 इंटू 10⁻³ देखो ये रहा 9 इंटू 10⁻³, इट इज अ डेंसिटी वैल्यू, सो इंटू डी डिवाइड बाय ये 63.5 इंटू 10⁻³ क्या है? दैट इज कैपिटल M, एटॉमिक मास। तो आज के बाद आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखना, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहीं से शुरू करो। स्मॉल n इज इक्वल टू Na इंटू डी बाई कैपिटल M, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन करने में ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फॉर्मूला एक्सप्लेन करूँगा, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आती है वो समझाऊंगा, बट कैलकुलेशन पार्ट में अब से नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी 8.5 इंटू 10⁻28। दिस इज इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो ये स्मॉल n क्या आया? स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर। मतलब वो जो कॉपर का वायर है ना जिसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है, उसमें यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू हमने ऑब्टेन की। अब आगे समझो, हमारे पास एक फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का, J इज इक्वल टू NeVd। डेरिवेशन किया था रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा फॉर्मूला है करंट डेंसिटी इज करंट पर एरिया। तो ये दोनों फॉर्मूला का कंपैरिजन करो तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा Ne इंटू Vd इज इक्वल टू I/A। सो हमें फाइंड क्या करना है? हमें Vd फाइंड करना है। सो Vd इज इक्वल टू I डिवाइड बाय NeA। अब इसमें सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, सब वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो करंट, हाउ मच इज द करंट? 1.5। स्मॉल n कितना आया? स्मॉल n आया 8.5 10⁻28। E कितना है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड व्हाट इज द एरिया? एरिया इज 10⁻⁻7। तो अगर हम ये सब सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर करते हैं तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, यू प्लीज डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब ये 1.1 तो ऑलमोस्ट 1 है, तो बचेगा क्या? 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब ये जो 10⁻³ मीटर है
दैट इज नथिंग बट द 1 मिलीमीटर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हुई वी डी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। और स्टूडेंट इस आंसर को आप याद रखना क्योंकि आगे के एक्सप्लेनेशन में ये काम में आएगा। और इसके बाद का जो न्यूमेरिकल है ना उसमें भी आपको इस वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो ये क्लियर हुआ आपको, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे क्या कहा है न्यूमेरिकल के अंदर वो देखते हैं। तो सी हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट स्पीड आई, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड आई उसको हमको कंपेयर करना है विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट द नॉर्मल टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। क्वेश्चन में मैं आपको देख के बताता हूँ क्या कहा है उन लोगों ने। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबोव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कॉपर के एटम की जो स्पीड होती है उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, इसमें हमको कॉपर के एटम का मास चाहिए, कॉपर के एक एटम का हमको मास चाहिए। अब वो कैसे हमको मिलेगा कॉपर के एक एटम का मास, तो देखो यहाँ पर कॉपर का एटॉमिक मास दिया है 63.5 ग्राम पर मोल, मतलब इतना किलोग्राम पर मोल। तो 63.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, तो इतना किलोग्राम अगर कॉपर है तो उसमें कॉपर के कितने एटम्स होते हैं, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इतना किलोग्राम कॉपर मतलब 1 एटम, सॉरी इतना किलोग्राम कॉपर मतलब इतने एटम। तो फिर एक एटम का मास कितना, तो सपोज एक एटम का मास है लेट अस डिनोट इट बाय कैपिटल एम, एक एटम का मास। तो अब सिंपली हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 63.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। तो इससे हमको मिलेगा कॉपर के एक एटम का मास। तो शायद मैंने कैलकुलेट करके रखा होगा कॉपर के एक एटम का मास, यस इट इज़ 10.58, इसी से आएगा 10.58 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। तो ये कॉपर के एक एटम का मास आ गया। अब हमको चाहिए कॉपर के एटम की स्पीड एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो 11th में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 3/2 kBT। लॉकडाउन से जस्ट पहले हम वही चैप्टर पढ़ रहे थे, ओके। सो वी हैव 1/2 mv², यहाँ पर कैपिटल एम आएगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। वी हैव दिस फॉर्मूला। सो इसके ऊपर से 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। सो वी हैव दिस इज 3 kBT डिवाइड बाई कैपिटल एम। सो VRMS मतलब RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है ना उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो दैट इज √3 kBT डिवाइड बाई कैपिटल एम। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, 3 kB कितना होता है, आई थिंक 1.38 10⁻23, और टेम्परेचर है 300 डिवाइड बाई कैपिटल एम। तो कैपिटल एम आया 10.58 इंटू 10⁻26। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज़ यस मैंने सब वैल्यूज़ राइट लिखी है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो है 3.43 इंटू
10⁻², मीटर पर सेकंड, इतनी वैल्यू आती है। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 मिलीमीटर पर सेकंड, 10⁻³ मीटर पर सेकंड। एंड ये जो थर्मल स्पीड है, मतलब ये जो लिखा ना मैंने VRMS, वो VT है। सो दिस इज VT, थर्मल स्पीड, दैट इज RMS स्पीड। सो VT इज 3.43 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। मैं इतना पोर्शन रब कर देता हूँ, आई हैव टू एक्सप्लेन इट। So VT is equal to 3.43 into 10⁻² मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ what we have to do, we have to take the ratio, VD और VT का रेशियो लेना है। तो VD अपॉन VT, VD क्या है? VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज VT? VT इज द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम। थर्मल स्पीड मतलब जो टेम्परेचर के वजह से जो स्पीड आती है एटम के अंदर, और ड्रिफ्ट स्पीड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन में जो स्पीड आती है। तो VD अपॉन VT, तो स्टूडेंट ये जो VD है वो 10⁻³ है, और जो VT है, अब आप देखो साइंटिफिक नोटेशन समझाया था क्लास 11 में, ये 5 से छोटा है तो उसको 1 ले लो। सो दिस इज 10⁻², सो दिस इज 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड विल बी कैंसल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻5 टाइम्स स्मॉलर देन the thermal speed of copper atom. Drift speed of electron is 10⁻⁵ times thermal speed of copper atom। मतलब ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत कम होती है, वो 10⁻⁵ टाइम्स होती है। आई बात समझ में? अच्छा, अभी क्वेश्चन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन सी, अब क्वेश्चन सी में VE क्या है? VE इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट अ मिनट, क्या है? स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। स्टूडेंट, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट मोशन आती है, इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट आता है वो किसके वजह से होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होता है। तो अब हमको इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड का इलेक्ट्रॉन के प्रोपेगेशन की स्पीड के साथ कंपैरिजन करना है। एक बात समझो, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू दैट कंडक्टर। एक ड्राइंग करता हूं रफ, ये कंडक्टर है, उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, यहां पर हमने एक स्विच रखी है और स्विच ओपन है, तो इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। पर जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, या तो दूसरे तरह से बोलूं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट होगा। कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा? ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पीड से प्रोपेगेट होगा? स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोपेगेट एट द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट होगा। तो लाइट की स्पीड कितनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट एट स्पीड ऑफ EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहां पर ये जो VE है, दिस VE
इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसमें 3 5 से छोटा है, उसको 1 ले लेने का, सो दिस इज 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब फिर से ये रेशियो लो VD बाई VE, तो VD कितना है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड कितनी है 10⁸ मीटर पर सेकंड, सो दिस इज 10⁻11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻11 टाइम्स द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन is 10⁻11 times speed of propagation of electric field। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल 3.2 थियोरिटिकल है। इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली few mm per second for current in the range of few ampere। how then is current established almost the instant a circuit is closed। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ। इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं, बहुत ही स्लो स्पीड से मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर करंट लार्ज है तो इसका मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, और अगर करंट लेस है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, मतलब उनकी जो मोशन है वो लेस है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी स्लो स्पीड से मूव करते हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इतनी कम स्पीड से मूव करते हैं तो फिर हमको 1 एम्पियर जितना हाई करंट इंस्टेंटली कैसे मिलता है। तो स्टूडेंट उसका रीजन है कि करंट फ्लो कराने के लिए, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए ड्रिफ्ट स्पीड अगर लेस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट एट एवरी पॉइंट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। क्या कहा मैंने, एट एवरी पॉइंट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यू टू दैट लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड there will be a drift speed at every point of the conductor, and because of that the current of large magnitude is produced instantly। इसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज established throughout the circuit, जो मैंने कहा almost instantly with the speed of light, causing at every point a local electron drift, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होता है। Establishment of a current does not have to wait for electron from one end of the conductor traveling to other end of the conductor। मतलब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने के लिए जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ही जाना चाहिए, बराबर। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ड्रिफ्ट स्पीड आती है, तो उसके वजह से भी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है इवन विथ वेरी लेस ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्वेश्चन बी है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। देखो जो ड्रिफ्ट अराइज होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर वो किसके वजह से अराइज होता है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे अराइज होता है। बट फोर्स शुड कॉज एक्सिलरेशन, अच्छा फोर्स से एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है। वाई देन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ओके देखो, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और फोर्स से एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन मतलब जिसमें स्पीड बढ़ते ही जाती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरेशन। तो
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो फिर स्टेडी करंट कैसे मिलता है? क्योंकि अगर एक्सीलरेशन होगा तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट करंट थ्रू द कंडक्टर शुड ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। बट हमको कंडक्टर में जो करंट मिलता है वो करंट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का नहीं होता है, वो स्टेडी वैल्यू का होता है। तो उसका रीज़न क्या है? तो स्टूडेंट उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट एक्सीलरेशन इज नॉट परमानेंट एक्सीलरेशन, मीन्स इलेक्ट्रॉन आर नॉट परमानेंटली एक्सीलरेटिंग, इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, they acquire the drift, they are accelerated and they collide with the positive ion. As they collide with the positive ion, their velocity becomes zero and then they again accelerate. So electron are not constantly accelerating, electron are accelerating until they experience the collision with the positive ion. फिर उनकी स्पीड जीरो होती है, फिर से एक्सीलरेट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स द स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वी आर गेटिंग द स्टेडी करंट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा है? ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सीलरेट इंक्रीजिंग इट्स ड्रिफ्ट स्पीड until it collide with a positive ion of the metal. ठीक है, it loses its drift speed after the collision but start to accelerate and increase its drift speed again only to suffer a collision again and so on. मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, पर कब तक बढ़ती है? जब तक वापस वो किसी आयन से कोलाइड ना हो। जैसे ही वो आयन से कोलाइड होगा उसकी स्पीड फिर से जीरो होगी, फिर से वो एक्सीलरेट होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर से आयन के साथ कोलाइड होगा एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। ठीक है, तो उसके वजह से हमको स्टेडी करंट मिलता है। क्वेश्चन सी है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल 1 mm per second एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी स्मॉल होता है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? देखो क्वेश्चन ये है कि एक तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम होती है, ड्रिफ्ट स्पीड, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो भी बहुत कम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो वेरी लेस ड्रिफ्ट स्पीड एंड वेरी लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है, हाउ वी गेट अ करंट ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड? स्टूडेंट उसका बहुत सिंपल रीजन है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। अभी हमने एक न्यूमेरिकल में स्मॉल एन ऑब्टेन किया था ना, कुछ पावर 10⁻28 जितनी आई थी। सो speed is very less, charge of electron is very less, but the number of electron in the unit volume is very very large. So very very large number of electron produce very very large charge. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक सिंपल लाइन में? सिंपल, because the electron number density is enormous, almost 10⁻29। वो कुछ 8 था ना, वो 8 का 10 करके 10⁻28 का 10⁻29 कर दिया है। ठीक है, कितना था प्रीवियस न्यूमेरिकल में? स्मॉल एन था, यस 8.5 × 10⁻28, तो 8 इज मोर देन 5, तो उसका 10 कर दिया, तो 10 × 10⁻28 मतलब 10⁻29 हो गया। क्वेश्चन डी, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? देखो इलेक्ट्रॉन हायर लोअर से हायर पोटेंशियल के तरफ एक्सीलरेट करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? आंसर है बाय नो मीन्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड, बट जरूरी नहीं है कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। Some electron accelerate and they move in some different direction. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेंगे। क्वेश्चन ई, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजन विथ पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल इन द नंबर 1 एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन से कोलाइड होता है, उसके बाद दूसरे पॉजिटिव आयन से कोलाइड होता है, तो क्या दो कॉलिजन के बीच में उसका पाथ स्ट्रेट होता है? तो सुनो,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है कंडक्टर में, कंडक्टर इज इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रेट. बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द कंडक्टर, then between two successive collision of the electron with the positive ion, due to the influence of the electric field, due to the force of the electric field, उसका जो पाथ होता है वो स्लाइटली कर्व होता है. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट जो हमारे बुक में नहीं है, आप इसको याद रखना. ठीक है, ओके. स्टूडेंट, एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोबिलिटी. मोबाइल होने की एबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी. ओके. द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर. कोई भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब उसमें से जो करंट फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है, वो किसके वजह से होती है? उस मटेरियल के अंदर जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, मतलब उस मटेरियल के अंदर जो मूवेबल चार्ज कैरियर्स है, उनके वजह से होती है. तो यहाँ पर 3 मटेरियल्स के एग्जांपल है. एक है मेटल, मतलब वो अपना कॉपर का वायर, तो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, जो करंट फ्लो कराने की जो एबिलिटी होती है, वो किसके वजह से होती है? उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वजह से होती है. इन द केस ऑफ ए आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस मतलब अगर आपके घर में ट्यूबलाइट है, जो पहले वो एलईडी वाली नहीं, जो पुराने टाइम में जो ट्यूबलाइट आती थी वो ट्यूबलाइट, तो वो ट्यूबलाइट अगर है तो उसके अंदर गैस होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है. तो वो आयोनाइज्ड गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर द मोबाइल चार्ज कैरियर, जिसके वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है. एंड इन द केस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल होता है, वोल्टेक सेल होता है, दूसरे भी अलग अलग केमिकल सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के वजह से होता है. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोबिलिटी. तो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या है वो सुनो. मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी. क्या होती है मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी. तो सिंपल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, पर लिखने का ऐसे ही. सो Vd इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रेशियो है इसको कहते हैं मोबिलिटी, दैट इज म्यू. मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू. लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला है ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, Vd is equal to a tau. Drift speed is equal to acceleration multiplied by relaxation time. Acceleration is force by mass, तो force is small e into capital E by mass into tau. This is equation number 2. अच्छा, अब क्या करेंगे? ये जो Vd है, Vd के प्लेस पर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. So using 2 in 1, using equation 2 in 1. So 2 को अगर हम 1 में यूज करते हैं तो Vd के प्लेस पर स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई m इंटू टाउ डिवाइड बाई E इज इक्वल टू म्यू. सो ये कैपिटल E कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा स्मॉल e इंटू टाउ बाई एम इज इक्वल टू म्यू. तो ये एक और फॉर्मूला आ गया मोबिलिटी का फॉर्मूला. अच्छा, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने सबसे पहले लिखा था, उसके ऊपर से हम मोबिलिटी का यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ म्यू. मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा? तो इट इज अ ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो ड्रिफ्ट स्पीड मतलब स्पीड, तो स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर, तो हम लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर न्यूमरेटर में जाएगा, मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। समझ में आया? यहां पर एक बार फिर से लिखता हूं, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। अब स्टूडेंट 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहां पर डिवाइड बाय वोल्ट सेकंड, तो दिस इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। पैम्पलेट में ऐसा पूरा डिटेल में नहीं है, तो उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि दिस यूनिट मीटर पर वोल्ट सेकंड इज 10⁻⁴ टाइम्स इट्स अदर यूनिट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, 2 मार्क का है ये। स्टूडेंट ओम्स लॉ डिस्कस किया था, उसके लिमिटेशन, 3 लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, 3 फिगर्स है 3 लिमिटेशन समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लिमिटेशन है, व्हाट इज दैट, V डज नॉट रिमेन प्रोपोर्शनल टू I। सी ओम्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ V एंड I इज कांस्टेंट। जो मेटल्स होते हैं, मेटल के केस में रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट देर आर सम मटेरियल्स फॉर विच द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ V एंड I डज नॉट होल्ड ट्रू। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसके लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, मतलब V और I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि V ceases to be proportional to I। मैंने लिखा है V does not remain proportional to I। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, V ceases to be proportional to I। ceases मतलब बंद होना, मतलब V I को प्रोपोर्शनल होना खत्म होता है। तो आप यहां तक देखो, यहां तक करंट की लाइन और वोल्टेज की लाइन एकदम बराबर है, एक दूसरे को मैच होती है, और फिर उसके बाद दोनों लाइन अलग अलग हो जाती है। मतलब V ceases to proportional to I, मतलब V I को प्रोपोर्शनल होना खत्म होने लगता है। मैंने जो पैम्पलेट में लिखा है, अगर आप वो भी लिखोगे कि V does not remain proportional to I तो भी चलेगा, और बुक में जो लिखा है वो लिखोगे तो भी चलेगा। तो समझ में आई बात? याद रखना कि मेटल के केस में V is proportional to I, but there are some material for which the proportionality of V and I does not hold true। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हुई ओम्स लॉ की। सेकंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ I depend on the direction in which the voltage is applied। If I is the magnitude of current for a particular voltage applied in one direction, if you reverse the direction of voltage keeping the magnitude of voltage same, it will not produce the current of same magnitude। बात सुनो, current, magnitude of current depend on the direction in which voltage is applied। current voltage पर तो डिपेंड करता ही है, पर करंट वोल्टेज की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है, मतलब वोल्टेज को कैसे अप्लाई किया है। देखो एक फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं। ये जनरली जो मैंने बोला ना अभी, ये लिमिटेशन किसके केस में एप्लीकेबल है, सेमीकंडक्टर के केस में एप्लीकेबल है। तो सपोज एक मटेरियल है जिसको कहते हैं डायोड, जो कि आएगा चैप्टर नंबर 14 में। तो ये डायोड है, आप उसको ऐसे बैटरी अप्लाई करो। ठीक है, आप देखो कि यहाँ पर इस एंड से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इस एंड से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। वोल्टेज इज सपोज 2 वोल्ट एंड करंट प्रोड्यूस, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है, सपोज दैट करंट इज 10 मिली एम्पियर। अगर आप
डायरेक्शन इन विच वोल्टेज इज अप्लाइड, अगर आप उसको रिवर्स कर दो, मतलब ऐसे कर दो, टेन वोल्ट, सॉरी माय मिस्टेक, 2 वोल्ट, पहले जितना अप्लाई किया था उतना ही अप्लाई करना है। डायरेक्शन इन विच द वोल्टेज अप्लाइज इज रिवर्स, तो अब यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 10 मिली एम्पियर नहीं होगा, वो उससे बहुत कम होगा, सपोज 10 माइक्रो एम्पियर होगा, मतलब बहुत कम होगा। इज दैट क्लियर? सो सेकंड लिमिटेशन आपको समझ में आ गई ओम्स लॉ की, के द वैल्यू ऑफ आई does not depend on V only, it also depend on the direction in which the voltage is applied। तो ये जो फिगर है, ये फिगर इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 0.2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, उन लोगों को सेम वोल्टेज लेके समझाना चाहिए था कि अगर हम यहाँ पर 0.2 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कितना करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर उतना ही वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करें तो कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ठीक है, जैसी फिगर है आप वैसे ही ड्रॉ करो, बट आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब थर्ड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। V एंड I का जो रिलेशन है वो यूनिक नहीं है। स्टूडेंट, जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कौन फॉलो करता है ओम्स लॉ को? मेटल्स फॉलो करते हैं। तो मेटल के केस में there is a unique relation between V and I, मतलब for a particular value of V, we will get a particular current, ठीक है। if you change the voltage, current will also change, means we will not get the same voltage for two different currents। अभी यहाँ पर एक हमको ग्राफ दिया है, it is a graph of वोल्टेज एंड करंट। तो ओम्स लॉ में क्या होता है? ओम्स लॉ में फॉर डिफरेंट वोल्टेज वी गेट अ डिफरेंट करंट, ठीक है। कोई भी दो अलग अलग वोल्टेज के लिए सेम करंट नहीं मिलेगा, पर यहां पर रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज नॉट यूनिक, वन रिलेशन नहीं है। सी हियर दिस इज द वोल्टेज V1 एंड दिस इज द वोल्टेज V2। अब ये दोनों वोल्टेज के लिए, दो अलग अलग वोल्टेज है V1 और V2, दोनों के लिए सेम करंट मिलता है, तो इट इज नॉट अ यूनिक रिलेशन। ओम्स लॉ में V1 वोल्टेज पर अगर सर्टन करंट मिलेगा तो दूसरे V2 वोल्टेज पर आपको वो करंट कभी भी नहीं मिलेगा। बट देर आर सम मटीरियल्स, ठीक है, देर आर सम डिवाइस जिसके केस में ऐसा होता है कि फॉर टू डिफरेंट वोल्टेज वी गेट द सेम करंट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस होता है? ऐसा होता है टनल डायोड। ये जो डायोड है स्टूडेंट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इन शॉर्ट में आपको एक बात बोलूं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, ये सब जो हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि टनल डायोड, उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ओम्स लॉ नहीं फॉलो होने के, ठीक है। तो दिस आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। आप इसको कर लेना, ये ओम्स लॉ के कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है कि स्टेट ओम्स लॉ एंड ऑल्सो गिव इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। मैं भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पैम्पलेट में से इसको लर्न करना। स्टूडेंट, वी डिस्कस द रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ये बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा पहले थियोरेटिकल समझाना है। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, मेनली 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। कंडक्टर्स मतलब मेटल्स, इंसुलेटर मतलब कि नॉन मेटल, एंड द थर्ड वन इज नोन एज सेमीकंडक्टर। द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज हाईएस्ट and conductivity of insulator is lowest. On the other hand, for the case of a metal, its resistivity is minimum and conductivity is highest. जो semiconductors होते हैं, semiconductors fall in between the metals and the insulator.
For the case of a semiconductor, the conductivity is smaller than the conductivity of the metal, but it is higher than the conductivity of the insulator. अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी से ऑपोजिट होती है. तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इंसुलेटर से उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, इंसुलेटर से रेजिस्टिविटी कम होती है पर मेटल से उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है. मैं आपको बोर्ड पर लिख के समझा देता हूँ. सिग्मा मतलब कि कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज मोर देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इट इज़ मोर देन द कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर. तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल सबसे हाईएस्ट होती है, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर सबसे कम होती है, बराबर. और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है. अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी रो एम लेस देन रो एस लेस देन रो आई. ठीक है, वो बोलने से बेटर है कि ऐसे लिख के समझा दो. तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल मतलब के कंडक्टर्स इज लिस्ट and resistivity of the insulator is highest and resistivity of the semiconductor is in between. Okay, जो metals होते हैं वो metal की जो resistivity होती है वो resistivity कैसी होती है वो मैंने आपको समझा दिया कि उसकी जो resistivity होती है वो सबसे minimum होती है. ठीक है. Now here they have given one information about the resistivity value. So they have said that the metal have very low resistivity in the range of 10 raised to minus 8 ohm meter to 10 raised to minus 6 ohm meter. मेटल की बात की है 10 raised to minus 8 ohm meter to 10 raised to minus 6 ohm meter. This is the resistivity of the metal. On the other hand, the resistivity of the insulator like rubber, plastic, ceramic, it is almost 10 raised to 18 times the resistivity of the metal. समझ में आया. मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो इस रेंज में होती है, बहुत ही कम, 10 raised to minus 8 ओम मीटर से लेके 10 raised to minus 6 ओम मीटर मेटल की. पर जो इंसुलेटर्स होते हैं रबर, प्लास्टिक, सिरामिक, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है उससे 10 raised to 18 टाइम्स या और हायर, उससे भी ज़्यादा होती है. और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं. ओके, सी इन द केस ऑफ ए मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. इन द केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर उससे ऑपोजिट होता है. सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है and conductivity is increasing. Is that clear? Okay. Now there are mainly two type of resistors. One is known as wire bound resistor. कैसा resistor? Wire bound, जिसको wire wound भी बोल सकते हैं पर बुक के अंदर लिखा है wire bound resistor. And the second one is known as the carbon resistor. Two type of resistors are there. ठीक है. रेजिस्टर मतलब जो करंट को ऑपोज करने का काम करता है. इलेक्ट्रिक सर्किट में वो होता है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा. सो व्हाट इज देयर इन द वायर बाउंड रेजिस्टर? इन द वायर बाउंड रेजिस्टर देयर इज ए हॉलो बेस, एक हॉलो पाइप होती है एंड ऑन दैट हॉलो बेस सम वायर ऑफ मटीरियल लाइक कॉन्स्टेंटन, nichrome, manganese or similar one is closely wound. So that is known as the wire bound resistor. ठीक है. Wire bound resistor is having a resistance from the range of fraction of ohms. Wire bound resistor का resistance fraction of ohm होता है, मतलब 1 ohm से भी छोटा, 0.1 ohm से लेके few hundred ohms, मतलब 100 ohm, 1000 ओम, उसके रेंज तक का उसका रेजिस्टेंस होता है वायर बाउंड रेजिस्टर का.
Wire bound resistor is very bigger in size, it occupies more space, it is expensive. ठीक है. Second type of resistor is known as the carbon resistor. Carbon resistor are extremely smaller in size. उसकी साइज कितनी होती है? सेम एज द साइज ऑफ ग्रेन्स. जो व्हीट ग्रेन होता है, गेहूं का दाना होता है, उसकी जितनी साइज होती है उतनी कार्बन रेजिस्टर की साइज होती है. कार्बन रेजिस्टर आर वेरी स्मॉलर इन साइज, वेरी लाइट इन वेट एंड दे आर वेरी चीप. बहुत सस्ते भी होते हैं एंड देयर रेजिस्टेंस वैल्यू इज वेरी वेरी हाई. कितनी होती है? ऑलमोस्ट मेगा ओम के रेंज में होती है. किलो ओम से लेके मेगा ओम के रेंज में होती है. सो दे आर नोन एज द कार्बन रेजिस्टर. In the carbon resistor, there are color bands on that carbon resistor. Okay? अभी कार्बन रेजिस्टर के ऊपर कलर बैंड्स क्यों होते हैं? देखो, कार्बन रेजिस्टर इज वेरी स्मॉलर इन साइज. ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे हमको पता चलेगा? क्योंकि छोटा सा, अगर उसके ऊपर लिखा भी होगा तो हमको कैसे दिखेगा? वो एकदम छोटा होता है ना, ग्रेन के साइज का होता है. बट उसके ऊपर अगर कलर बैंड्स है तो कलर बैंड तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है और कोई और कलर है ना. तो जो वायर बाउंड रेजिस्टर होता है उसके ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वायर बाउंड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इतना है, 100 ओम है, 150 ओम है. बट ऑन द कार्बन रेजिस्टर देयर आर कलर बैंड्स एंड बाय knowing the color coding we can easily recognize the resistance of that carbon resistor. Now here the significance of that color bands is given over here. Significance मतलब importance of the color band is given here. तो ये जो कलर्स है स्टूडेंट, आपको उनके नाम आने चाहिए, सीक्वेंस में आने चाहिए. तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. ठीक है, मैं आपको ये सीक्वेंस कैसे याद रखनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ. तो देर आर 2 न्यूमोनिक्स दैट आई राइट. BB जो मैं कैपिटल में लिखूंगा वो आप कैपिटल में लिखोगे. BB रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेट वे ऑफ इंडिया. इंडिया का आई हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है, पर मैंने उसको स्मॉलर इन साइज लिखा है क्योंकि वो आई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो BB रॉय, गोस का G कैपिटल, बॉम्बे का B कैपिटल, वाया का V कैपिटल, गेट का G कैपिटल और वे का W कैपिटल. आपको ये सब याद रखते हैं. अब आप देखो, BB रॉय गोस टू बॉम्बे वाया गेट वे ऑफ इंडिया, वो इंडिया नहीं आएगा. उसके बाद इतना तो याद रख ही सकते हो, गोल्डन सिल्वर नो कलर. समझ में आया? अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो एक दूसरा भी है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ. BB रॉय एक ग्रेट ब्रिटेन का पर्सन था, उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी. तो आप इसको भी याद रख सकते हो. ठीक है, इसमें भी देखो मैंने बिल्कुल वैसे ही ये Y थोड़ा गलती से छोटा लिखा गया. तो याद रखो, पहला वाला B किसका होता है? ब्लैक होता है. ब्राउन ब्लैक दोनों BB है और एक और BB है ब्लू वाला B. तो कंफ्यूज मत होना, पहले ब्लैक उसके बाद ब्राउन और फिर जो बाद में B आता है दैट इज फॉर व्हाट? ब्लू. तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो. उसके बाद देखो G आया. अब ये वाला जो G है वो ग्रीन है, ग्रीन और ग्रे भी है. तो याद रखना पड़ेगा कि पहले वाला G ग्रीन है. तो ग्रीन B किसके लिए है? ब्लू के लिए है, ब्लू. V फॉर वायोलेट, ये G फॉर व्हाट? G फॉर ग्रे और W फॉर व्हाइट. और उसके बाद गोल्डन सिल्वर नो कलर. ठीक है, यहाँ पर नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द कलर इज गिवन. ब्लैक का कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, ब्राउन का कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, रेड का 2 है, वैसे व्हाइट का 9 है. हियर मल्टीप्लायर इज ऑल्सो गिवन कि ब्लैक कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, ब्राउन कॉरस्पॉन्डिंग टू 10⁻⁴, रेड कॉरस्पॉन्डिंग टू 10⁻². वैसे गोल्डन के कॉरस्पॉन्डिंग 10⁻⁻1, सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग 10⁻². एंड इन द लास्ट कॉलम there is tolerance value.
गोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग 5%, सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग 10% और नो कलर मतलब नो बैंड, 3 ही बैंड होंगे। यूजुअली 4 बैंड होते हैं, देखो 1 2 3 4 है, तो नो कलर मतलब कोई कलर नहीं होता है, नो कलर मतलब नो बैंड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस है 20%। ठीक है, तो इन द कार्बन रेजिस्टर देर आर यूजुअली 4 कोसेंट्रिक कलर बैंड्स। ठीक है, the first 2 color band, the digit corresponding to first 2 color band signifies the first 2 digit. ठीक है, the digit corresponding to first 2 color band signifies the first 2 digit of a resistance value. The third band is corresponding to the multiplier and the fourth band इज कॉरस्पॉन्डिंग टू टॉलरेंस। देखो बुक में जो लिखा है वो मैंने आपको बोल दिया, पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक फॉर्मूला याद रखना, एक्स वाई इंटू, ये इंटू वाला है, इंटू है, ठीक है, एक्स वाई इंटू 10⁻⁷, इसको याद रखना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कार्बन रेजिस्टर पर 3 कलर है, रेड 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 और सिल्वर। तो X मतलब पहला वाला कलर X होता है, तो रेड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, रेड के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो ये नंबर लिखने का 2 लिखा 2। सेकंड कलर भी रेड है तो फिर से 2 आएगा, इनटू 10⁻²। थर्ड कलर भी रेड है, तो अब जो थर्ड कलर होता है ना, थर्ड बैंड मतलब मल्टीप्लायर, तो कितना है 10⁻², तो दिस इज 10⁻²। और फोर्थ बैंड है सिल्वर, तो प्लस और माइनस लिखने का हमेशा, फोर्थ बैंड के लिए प्लस और माइनस सिल्वर, और सिल्वर के कॉरस्पॉन्डिंग है हाउ मच, 10%, तो दिस इज 10%। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, 22 इंटू 10⁻² ओम प्लस और माइनस 10%, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 22 इंटू 10⁻² प्लस और माइनस 10% ओम। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब ये 10% क्या होता है, प्लस और माइनस 10%, तो प्लस और माइनस 10% इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस विद द चेंज इन टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब कार्बन रेजिस्टर, जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, वो ये फिगर इंडिकेट करती है। आया समझ में? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन रेजिस्टर में 4 बैंड है, येलो, वायोलेट, ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, तो फिर से एक्स वाई इंटू 10⁻² फॉर्मूला, जो कि पैम्पलेट में भी नहीं है, बुक में भी नहीं है। येलो, तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4 है, तो 4 लिख दो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4। सेकंड है वायोलेट, तो वायोलेट के कॉरस्पॉन्डिंग है 7, 47 इंटू 10⁻²। ब्राउन, तो ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग है 10⁻1, ठीक है, प्लस और माइनस। लास्ट बैंड है गोल्ड, तो गोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग है 5%, तो 5%। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, 470 ओम प्लस और माइनस 5%। मतलब ये जो कार्बन रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है 470 ओम, और जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका रेजिस्टेंस मे इंक्रीज बाय 5% और मे डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं ओरली, आप ओरली लिख के उसका आंसर मुझे पर्सनली मुझे मैसेज कर देना कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन सुनो, देयर इज अ कार्बन रेजिस्टर हैविंग 3 कलर बैंड्स इन द सेम सीक्वेंस एज द कलर बैंड इन अवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, उसमें जो सीक्वेंस होती है, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, बीच में कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, बस उसी सीक्वेंस में 3 कलर बैंड है। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कार्बन रेजिस्टर। और दूसरा भी एक टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल है कि वो कौन सा है,
अच्छा, उसका तो उन लोगों ने सॉल्यूशन ही शायद दे दिया है। चलो मैं आपको बोल देता हूँ। देयर इज़ ए कार्बन रेजिस्टर हैविंग 3 कलर बैंड्स, ऑल आर ब्लैक, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। तो ये दोनों, एक तो नेशनल फ्लैग वाला और दूसरा ये 3 कलर बैंड ऑल आर ब्लैक, वो दोनों के आंसर मुझे आप मैसेज करना, ठीक है। सो सिंपल था, आप पैम्पलेट मैसेज को लर्न कर लेना।